लास्ट टाइम हमने कौन सा किया था, देखें काइंड जी, डिक्शन कर लिया था, लिखें वर्ड वही वाला। अब देखिए जो इडियम है इट इज़ ऑल्सो योर वोकेबलरी पार्ट। तो हम बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम किसी भी वर्ड को एज एन इडियम यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस एज द मैन एज द कंपनी। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ वोकेबलरी। ये भी वोकेबलरी का हिस्सा होता है। अब बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि सर ये वोकेबलरी का हिस्सा कैसे है? ये वोकेबलरी का हिस्सा ऐसे है कि जहाँ पर हमें नीड होती है कुछ हिडन मैसेजेस देने की, तो वहाँ हम वोकेबलरी का इस्तेमाल करते हैं। इस वोकेबलरी का इट इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड टू गिव मैसेज समबडी। डायरेक्टली आप किसी को नहीं कहना चाहते हैं या इस तरह से कोई हिडन मैसेज देना चाहते हैं, सो वी यूज़ दिस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ वोकेबलरी। जैसे हम लोग कहते हैं हसल बसल, अब ये प्रोवर्ब है धक्कम धक्की। अब ये एक ऐसा वर्ड है जो कि अलोन इस्तेमाल नहीं हो सकता। खाली आप हसल इस्तेमाल करेंगे तो भी नहीं हो सकता, खाली आप बसल इस्तेमाल करेंगे तो भी नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो वो सिमिलर मीनिंग नहीं देगा जो आप चाह रहे हैं। सो दैट इज़ प्रोवर्ब। इसको हम प्रोवर्ब की सूरत में यूटिलाइज करेंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ वोकेबलरी। होमोफोन्स, कोई भी दो होमोफोन्स लिख लें। बर्थ और बर्थ। होमोफोन मीन्स सेम साउंड वर्ड, सेम बट चेंज इन स्पेलिंग एंड चेंज इन मीनिंग। देखें बर्थ जो ट्रेन में होती है और बर्थ जो डेफिनेटली टू बी बॉर्न, टू बी बॉर्न पैदा होना। तो अब ये भी जो है हमारी वोकेबलरी का हिस्सा है। तो हम बाज़ औक़ात इन तरह की वोकेबलरीज यानी इस तरह की वोकेबलरीज को इग्नोर कर जाते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है व्हेन यू यूज सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड। जैसे कि आप अ पर्सन हु इज़ ईटिंग अ लॉट, बहुत सारा कोई बंदा ज़्यादा खाए पेटू हो तो हम उसको ग्लूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूटन। या कोई बंदा सब्ज़ी खोर हो, सिर्फ सब्ज़ियाँ खाता हो, तो ही ईट्स वेजिटेबल, तो हम कहेंगे ही इज़ वेजिटेरियन। यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड होता है। It is all about your vocabulary. I thought so. We have covered all the aspects of vocabulary. अब इन सारी चीज़ों के साथ हमारे पास दो और चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है फ्रेज़ और एक आ जाता है फ्रेजल वर्ब। इसको भी लिख लेते हैं।
अब हमारे पास जो फ्रेज है वो जुमले का एक हिस्सा होता है, जुमले का एक हिस्सा होता है जो इनकम्प्लीट आइडिया देता है, दैट गिव्स यू इनकम्प्लीट आइडिया, बट है तो वोकैब का पार्ट ना, तो आप उसको कहीं भी फिक्स करेंगे तो वो जुमले में आकर पूरा कंप्लीट सेंस डेवलप कर देगा, जुमले में आकर कंप्लीट सेंस डेवलप कर देगा। जैसे हमने लिखा सेट ऑन द वॉल, अब अगर मैं इसके आगे हमटी डमटी ना लगाऊं ना तो ये 40 बार पढ़ूं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, सेट ऑन द वॉल, सेट ऑन द वॉल, सेट ऑन द वॉल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मीनिंग नहीं देगा। लेकिन अगर मैं खाली हमटी डमटी भी पढ़ता रहूं तो भी मीनिंग नहीं मिलेगी। अगर मैं खाली 40 बार पढ़ूं हमटी डमटी, सो डज इट मेक सेंस? कोई सेंस बना रहा है? तो इसका मतलब ये है कि अलग इसको पढ़ेंगे तो भी सेंस नहीं आएगा, अलग उसको पढ़ेंगे तो भी सेंस डेवलप नहीं होगा। तो हमें ये चाहिए कि हम दोनों को, यानी बोथ आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस बट पार्ट ऑफ वोकैबुलरी। तो इसके बाद आ जाता है फ्रेजल वर्ब। बाज़ औक़ात हम फ्रेजल वर्ब्स कैसे बनाते हैं कि जुमले के, यानी कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच उठाकर उसके साथ नाउन लगा देते हैं, प्रोनाउन लगा देते हैं, कोई ऐसा प्रीपोजिशन स्पेसिफिकली, ज़्यादातर हम प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम लोग फ्रेजल वर्ब्स डेवलप करते हैं कि आपने कम लगाया, कम के साथ इन लगा दिया तो कम इन हो गया, कम के साथ आउट लगा दिया कम आउट हो गया। अब देखें कम वहीं रहा है आपका, कम ने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की है, लेकिन जो उसके आगे वर्ड लगा रहा है, आप जो भी लगा रहे हैं वो मीनिंग चेंज कर रहा है। कम अप कर देंगे, कम ओवर कर देंगे, कम डाउन कर देंगे तो वो उसकी मीनिंग में चेंज लेकर आएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई है? तो वोकैबुलरी को जिस वेरिएशन के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मसला सारा फिर वहीं आ जाता है कि आपकी कितनी जो है वो कैपेसिटी है इस वोकैबुलरी को इस्तेमाल करने के हवाले से, या आपको कितना शौक़ है डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल करने का। देखें, somebody said it is not difficult, these are not difficult words but these are different words। ये डिफ़िकल्ट नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो नया वर्ड ऐड करेंगे दैट इज़ डेफिनेटली डिफरेंट फ्राम दी अदर्स, तो वो ज़रूरी तौर पर वो दूसरे वर्ड से डिफरेंट होता है। तो समझने की बात यह है कि हमें वोकैबुलरी के साथ ही लैंग्वेज को समझना है। आप वोकैबुलरी को अलग कर देंगे, लैंग्वेज को अलग कर देंगे तो उसका कोई ज़्यादा ख़ास फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आज हम वर्ड सिनोनिम्स करते हैं कुछ, तो फिर मैं उसके बाद क्या रिपीट करूं? फ्रेज रिपीट करूं? क्या रिपीट करूं? कुछ फ्रेज। आप लोग अगर किसी ने मतलब अगर न्यू लेवल में आए हैं, फर्स्ट लेवल में, तो शायद आपको ये पढ़ने को मिलेगा अभी, लेकिन कुछ लोगों ने जो बिल्कुल न्यू आए हैं उनके लिए मसला होगा क्योंकि उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा। फ्रेज बेसिकली जुमले के आखिर में लगता है, कभी कभी ये पहले लग जाता है तो वो फिर क्लास की सूरत में आ जाता है, लेकिन जब ये उम्मन तौर पर ये लगता है आखिर में, जैसे मैं कहूँ कि आई एम डिलीवरिंग लेक्चर इन द क्लास, इन द क्लास को अलग हाईलाइट कीजिएगा। ये इन द क्लास जो है ये फ्रेज है आपका, ये आपका फ्रेज है। बाज़-औक़ात हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे देते हैं, फ्रेज नहीं देते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अब हमने ऑब्जेक्ट उठा लिया, देखिए कहीं इन ऑन एट का इस्तेमाल नहीं है, देखिएगा, यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का फर्क आ गया, ऐसा ही है। तो अब मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करूंगा तो फ्रेज को स्किप कर दूंगा अल्टीमेटली। यानी इसकी मिसाल यूं है कि मैंने शूज़ तो ले लिए हैं, हम हमेशा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मैं बाटा के ही शूज़ पहनूंगा, कुछ लोग कहते हैं जी मैं हर जुमले में फ्रेज दूं, मेरी मर्जी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसे ही ऑब्जेक्ट देने से कोई हल हो जाता है तो इसके ज़्यादा कोई इशू नहीं है। तो डिपेंड करता है सूटेबिलिटी ऑफ द सेंटेंस, जो आपको लगे कि ये मेरा जुमला बेहतर है और ये ग्रामेटिकल नॉर्म्स के हिसाब से ठीक है तो वो इस्तेमाल कर लें।
ग्रामर तो आपको बहुत जो है रिच ग्राउंड देता है, बहुत इजी ग्राउंड देता है जिस पर आप आराम से कोई भी जुमला फ्लोट कर सकते हैं। लेकिन अब मसला ये होता है कि जिस बंदे को ग्रामर का यूज़ नहीं पता होता वो उसका अब्यूज़ कर रहा होता है बेसिकली। जब तक आप उसका अब्यूज़ करते रहेंगे तो फिर आप इस तरह के जुमले बोलेंगे, लेकिन अगर आप उसका यूजेज समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से कोई भी जुमला बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सारा जो मसला है ये डेवलप होता है आपके फियर की वजह से। ये अलॉट ऑफ फियर, पब्लिक फियर। हमें हमेशा अपने से ज़्यादा लोगों की फ़िक्र होती है कि अगर मैंने कुछ अच्छे कपड़े पहने हुए तो आया वो अच्छे मुझे लगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को अच्छे लगते हैं कि नहीं, बस लोग क्या कमेंट करेंगे। इज इट? देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल इन सोसाइटी। एक वो जो कहते हैं किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी मर्जी में जो पहनूँ। एक वो उन लोगों की तादाद बहुत कम होती है, उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो सोसाइटी को देख कर ड्रेसअप होते हैं कि जी अब लोग कहेंगे ये जो है वो किस तरह का ड्रेसअप किया हुआ है, लोग कहेंगे ये पता नहीं क्या मुंह पर लगा कर आ गए। ऐसा ही मतलब वी हैव नॉट आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर अमल दखल दूसरे लोगों का होता है और सोसाइटी का होता है। इसी तरह से बोलने या सीखने पर भी ज़्यादातर हम कॉन्शियस रहते हैं कि दूसरे क्या समझ रहे हैं कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। मेरे क्लास फेलो को लगता है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, मेरी घर वालों को लगता है कि मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी तक उस रवानगी के साथ अंग्रेज़ी बोलना नहीं आई। ये टिक टिक बंद किया करें पेन की, इसको साइलेंटली सुना करें। तो मकसद कहने का ये है कि हम ज़्यादातर डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पर कि आया मुझे अंग्रेज़ी आई या ना आई, इसके से मुझे सरोकार नहीं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि बदर दे विल मेक लाफ्टर, दे गिव लाफ्टर, हम उन लाफ्टर से डरते हैं। और कुछ लोग रीट होते हैं, ऐसी अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं इट मेक्स नो डिफरेंस, तो सोसाइटी की परवाह नहीं करते हो, सीखना है। दिस इज़ नॉट योर लैंग्वेज, पहली बात तो ये समझ लें। आप 24 घंटे दिन रात में मिलाकर अगर 24 घंटे में कितने घंटे अंग्रेज़ी बोलते हैं? 1 घंटा हार्डली। जो यहाँ आते हैं वहाँ पर भी आधा घंटा हम अंग्रेज़ी उर्दू में अंग्रेज़ी पढ़ा रहे होते हैं और आधा घंटा कोई आपने अंग्रेज़ी को कुछ जुमलेशन लिए। तो क्या आप आधे घंटे में 1 साल में जितना सीख सकते हैं काफ़ी है? मोर देन इनफ है। अब ये मसला है कि आप घर पर कितनी प्रैक्टिस करते हैं, घर पर कितनी लिसनिंग करते हैं, घर पर कितनी वीडियोस देखते हैं, ये तो आप पर डिपेंड करता है, किसी टीचर पर नहीं करता। मुझे कोई गेम खेलने का शौक़ है, मैं उसको रोज़ आधा घंटा दूं तो साल तो लगा ही लूँगा सीखने में। लेकिन जो पबजी यूज़र्स हैं जो खेल रहे हैं गेम को, इसको बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे लिए तो एक नई चीज़ है, मैं उसको अगर टाइम दूँ सीखना पड़े ना, टाइम ही नहीं है। लेकिन जिसको ये खेलना है वो दिन भी खेल रहा है, रात को भी खेल रहा है। इट मीन्स इट इज़ एडिक्शन, ये भी एक किस्म का नशा हो गया है। किसी के पास पैसे नहीं भी हैं तो चाचे मामे से पैसे लेके पैकेज करके भी कर रहा है, खेल रहा है। इट मीन्स इसी तरह से हमें कभी ये क्यों नहीं शौक़ हुआ कि हम जिस लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं उसके लिए भी हम इतने यूज्ड टू हों। वो इसलिए कि एजुकेशन या लर्निंग जो है वो बोरिंग होता है। ज़हन जो है ना ये सारी चीज़ें डेवलप करता है, ये हमें बताता है कि ये तुम्हारे लिए बोरिंग है, ये यूँ है। सिर्फ जहन को राज़ी करना है। जैसे कि मैं एक जनरल मिसाल अपनी दे दूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि चाय का इंटेक कम करूँ, रोज़ सोचता हूँ कि चाय कम पीऊँ, इसलिए कि इससे ओबेसिटी भी होती है, मीठा भी ज़्यादा है, सोन। लेकिन जहन हमेशा कह रहा होता है, जब भी मैं क्लास ले रहा होता हूँ वहाँ भी चाय पी रहा होता हूँ, यहाँ भी। तो मैंने एक चीज़ की कि पेन अक्सर कहता हूँ जी चाय कम दो, लेकिन ये ज़रूर वो ज़बान को टेस्ट आता है ना कि मैंने मीठा पिया और चाय पी ली, ओके, दिमाग है ना वो आपका एग्री वहीं रहता है। तो इट क्रिएट सेंस, आपने चाय पी ली, क्योंकि टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, डेवलप हुआ था टेस्ट के जी आपने चाय पी ली, फिर चाय थोड़ी पी। या आप कोशिश करें कि आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लर्निंग कर सकते, उसकी क्वांटिटी मॉडरेट रखें, कम रखें, आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। लेकिन अगर आप एकदम से 100 की स्पीड पर कहते हैं कि जी मैं आज सुबह से लेकर रात तक अंग्रेज़ी पढ़ूंगा, दूसरे दिन कहते हैं सर तो फजूल बकवास कर रहे थे, खामखा थका दे रहे हैं। इससे पहले भी ज़िंदगी गुजर रही थी, 19-20 साल गुजर गई, पहले अंग्रेज़ी नहीं सीखी तो क्या हुआ, अब नहीं सीखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी नहीं सीखी, तो क्या बड़ा मसला हो गया? ऐसा है नहीं, मतलब इतने सारे लोग घूम रहे हैं, उनको नहीं आई अंग्रेज़ी, तो क्या वो खाना पीना नहीं कर रहे, क्या ज़िंदगी नहीं गुजर रही?
ऐसे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती, सर तो ऐसे ही कह रहे होते हैं। हम फिर अपने जहन को राज़ी करते हैं आर्गूमेंट्स देकर, या अपने अपने अंदर से हम लोग आर्गूमेंट्स निकाल रहे होते हैं और फिर खुद से बातें कर रहे होते हैं कि जी वो फलाने को जो अंग्रेज़ी नहीं आई, वो भी तो इतना बड़ा ऑफिसर लगा हुआ है, उसको कौन सी इतनी अंग्रेज़ी आती है जो मतलब मैं सीखूं। लेकिन अल्टीमेटली देखें कि जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, एक सब्जेक्ट बेहतर होना, बहुत सारे लोगों की एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। इसका मैं आपको ये मतलब हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि शायद सर तो यही बातें करते हैं। मैं आपको यहाँ 2-3 लोगों की मिसाल देता हूँ। अगर सर सद्दाम की मिसाल ले लें, इन्होंने एमफिल किया है लैंग्विस्टिक्स में, पर्टिकुलरली अप्लाइड लैंग्विस्टिक्स में। अप्लाइड लैंग्विस्टिक्स में इनका एमफिल हुआ है, और when he joined this institute he was quite young, still he is young. So what was your age? No, at that time 21, 6-7 साल इनको यहाँ हो गए। कांस्टेंट एजुकेशन के साथ टच में रहे और अपने एम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव होते रहे। उसके साथ साथ इनको जॉब भी मिल गई। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये सैटरडे क्लास क्या है, इट इज़ जस्ट एन इंस्पिरेशन। लोगों को ये कहना कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, या उन दोस्तों को जो खामखा अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उनको इंगेज करें। यहाँ हमारे यहाँ क्या हुआ, नौकरी मिली, घर पर बैठ गए कि बस आने खोड़ थी हो, सारी ज़िंदगी भला ठीक हो गया पढ़ने हो। हमारे यहाँ एक कॉमन सा जवाब होता है, सारी ज़िंदगी ठेका लिया है क्या पढ़ने का, बस मिल गई नौकरी, बात ख़त्म। तो हम क्यों अपने आप को इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व करते हैं, इंगेज कर देते हैं। इस क्लास का मेन थीम यही है, आप सीखें, समझें, एक इंस्पिरेशन डेवलप करें और अपने दोस्तों, घर वालों को कहें कि भाई मुझे एक स्पेस दे दें, साल, 1.5 साल, 2 साल, फिर मुझसे रिज़ल्ट्स मांगें। उस साल, 1.5 साल, 2 साल में अपने आप को कुछ अचीव करवाएं, कोशिश करें कि इधर भी पढ़ते रहें। इससे ज़िंदगी में बड़ा चेंज आएगा। दैट वुड बी अ सी चेंज इन योर लाइफ। बाकी अगर ये 5-10 मिनट की बातें फिर बकवास लगने लगती हैं बंदों को, घंटा असर करती हैं, फिर घंटे के बाद इसका डोज का असर कम होता है। जैसे मेडिसिन नींद की होती है, 12 घंटे तक उसका असर रहता है, 13 आवर और 14th आवर के बाद उसका कम होता जाता है। लेकिन जिसको इस चीज़ का पता है कि ये मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और कांस्टेंट यूज़र है, कांस्टेंट लर्नर है, वो अपने एम्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, अचीवमेंट्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ज़्यादातर मैंने अब एग्ज़ाम्स में बैठना छोड़ दिया है, लेकिन इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे वो भी दोस्तों की बहुत मोदबराना गुजारिश पर, मतलब गुजारिश ये कि वो मुझे गालियाँ देते थे कि जब तुम्हें नौकरी आगे करनी ही नहीं है, तुम टेस्ट ख़राब कर क्यों रहे हो हमारे। मतलब अगर तुम्हें एक ऑलरेडी तुम्हारे पास 17 है, 18 में जा रहे हो, जब तुम्हारा दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का कोई इरादा भी नहीं है, तुम इंटरव्यू में भी बैठ रहे हो, रिटन टेस्ट में भी बैठ रहे हो, तो चाह क्या रहे हो। बस छोड़ो जान, CSS अटैम्प्ट किया, पास हुए नहीं हुए एक अलग चीज़ थी। एक दिमागी बुखार होता है ना इंसान का, सारी ज़िंदगी चलता रहता है जब तक कि वो उसको अचीव ना करे। मैं डे फर्स्ट से, जो मेरे साथ यहाँ काम करते थे, डे फर्स्ट से मैंने उनको कहा था, जब मैं 2007 में साकी में आया था, उससे पहले भी पढ़ाता था, मेरा सिर्फ एक ही एम था, मैंने CSS अटैम्प्ट ज़रूर करना है। ज़िंदगी ने मौका दिया, कमीशन क्वालिफाई करूँगा, CSS अटैम्प्ट करूँगा, चाहे फिर वो पास हो या फेल हो। इट्स नॉट द डील कि मैं फेल हूँ या पास हूँ, क्योंकि धचका होता है बड़ा ना, पढ़ता रहे कॉन्स्टेंटली, फिर फेल हो तो फिर इसके लिए मेंटली तौर पर तैयार रहें। लेकिन आप कोई ना कोई नौकरी अचीव कर लेंगे इस दौरान। और ऐसे ही हुआ, पहले मैंने PCS कमीशन क्वालिफाई किया, फिर देन CSS अटैम्प्ट दिया। पास फेल ज़िंदगी में हर बंदा होता है, इसका ताल्लुक लक, इसका ताल्लुक किसी और चीज़ से नहीं सिवाय हार्ड वर्किंग है। अगर आप हार्ड वर्किंग करेंगे तो फिर लक को बीच में ना लाएं, हार्ड वर्किंग बस लियो उसने ठीक है। कोशिश करें कि अपने एम्स एंड अचीवमेंट्स पर किसी चीज़ को सामने ना लाएं। अगर कोई सवाल है, कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं इसको वोकैब को कंटिन्यू करूँ। एनी क्वेश्चन अमंग ऑल ऑफ यू? कोई ऐसा मसला लर्निंग के हवाले से या लैंग्वेज सीखते हुए कोई मसला आ रहा हो? आई थिंक ये सवाल, चलें जी, एक वर्ड है, लिखें, एब्डिकेट। द वर्ड इज एब्डिकेट। सिनोनिम्स हैं जी, वर्ड सिनोनिम्स हैं।
एब्डिकेट का सिनोनिम है टू रिजाइन। इसका एक और वर्ड है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश लिख दें, RELINQUISH। relinquish, I have relinquished the job, I have resigned the job। abhor, 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 extremely hated या हेट कर, इसमें हेट लिखते हैं सिनोनिम में। अब ये वर्ड इसका सिनोनिम है, लेकिन इसमें वो हमारे पास एक चीज़ होती है कि जी हम डिग्रीज में मेजर करते हैं किसी चीज़ को, कि ये लाइट डोज है, ये हैवी डोज है। किसी शख्स से नफ़रत होना हेट होता है, किसी शख्स से इंतहा नफ़रत होना एबोर होता है। इफ़ यू मर्डर्ड समबडी दैट इज़ एबोरेंस, यू एबोर so that you murdered somebody, not the basis on the hatness। आप उससे शदीद नफरत करते हैं, इस वजह से आपने उसका मर्डर किया। जी, एबोल्यूशन, ABLUTION, ABLUTION, एवोल्यूशन। उर्दू में हम इसको वज़ू करते हैं, ये वज़ू के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब है वॉशिंग, इसका सिनोनिम है वॉशिंग। अब देखिए, अब लोग कहते हैं सर ये एवोल्यूशन क्यों यूज़ होता है अंग्रेज़ी में, जबकि इसका मतलब वॉशिंग है, यानी नहाना या साफ़ करना। असल में देखिए, कुछ वर्ड रिलीजियस वर्ड होते हैं जिनका कोई अल्टरनेट वर्ड नहीं होता, बिल्कुल एग्जैक्टली अल्टरनेट वर्ड। तो फिर हमें कुछ वर्ड्स बोरो करने पड़ते हैं ऐसे जो उसका सब्स्टिट्यूट बन सकें, तो फिर हम उस तरह के वर्ड्स उठाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूमेन, क्लेवरनेस, ACUMEN, एक्यूमेन, क्लेवरनेस। एडजेसेंट, adjacent means contiguous, 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 GUOUS, is it? Adjacent means साथ साथ, किसी चीज़ का हिस्सा होना। जैसे साकी इंस्टीट्यूट इज द एडजेसेंट ऑफ सोरठ मेमन जमात, यानी इसी जमात का हिस्सा है, इसी जमात का पार्ट है। किसी चीज़ का पार्ट होना, किसी चीज़ का हिस्सा होना। एडवर्सिटी, हार्डशिप। एफिलिएट, एनेक्स। एफिलिएटेड विथ होता है, टू होता है। जी, क्या लिखें? एफिलिएटेड विद सिंध बोर्ड। एफिलिएटेड टू जो होता है इंस्टीट्यूशन होता है, एफिलिएटेड विद फॉर पर्सन। एफिलिएटेड टू, आई एम एफिलिएटेड टू सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। एफिलिएटेड विद समबडी, आपकी एफिलिएशंस विद किसी के साथ भी हो सकती हैं।
आपकी उनसियत मोहब्बत किसी के साथ भी हो सकती है, राब्ता किसी के साथ भी हो सकता है, अटैचमेंट किसी के साथ भी हो. फॉर अ पर्सन यू कैन यूज विद, फॉर द इंस्टीट्यूशन टू. This institute is affiliated to Sindh Board of Technical Education. उसके बाद है जी नेक्स्ट, एब्सटेंस. या जिसे एब्सटेन कर दें, एब्सटेन, इसका सिनोनिम है रेफ्रेन. एब्सटेन मीन्स परहेज करना. एब्सटेन मीन्स परहेज करना. फ्रॉम ईटिंग और ड्रिंकिंग. डॉक्टर ने परहेज दिया है कि भाई ये चीज़ें ना खाओ, ये चीज़ों से परहेज करो. रेफ्रेन मीन्स किसी बंदे को किसी जगह पर रोक लेना. स्टॉप, स्टॉप एट वंस. पुलिस रेफ्रेंड हिम एट न्यू सखर. क्या मैं यहाँ एब्सटेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? पुलिस परहेज करा इधर जा. अब ये है तो सिनोनिम, इसका इस्तेमाल है ना. अब अगर मैं इसको कह दूँ कि जी पुलिस ने इसको एब्सटेन करवाया है, पुलिस वैसे परहेज करवाती है, लेकिन अब ये है कि हम उस सेंस में नहीं जा रहे हैं कि उसको परहेज करवाया हुआ है, सिर्फ वो डंडे खिलाती है, खाना वाना वो बंद करा देती है. बट अगर आप उसका सेंस ये डेवलप करना चाहते हैं, सो दैट इज़ समथिंग एल्स. अपने मोबाइल फ़ोन्स को या तो ऑफ रखा करें या इसको बिल्कुल साइलेंट मोड पर रखा करें. कोशिश किया करें कि क्लास, मेरी क्लास में बैठना है तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करें जी. एलिनेट, स्ट्रेंज. एलिनेट, ALLENAT, एलिनेट, स्ट्रेंज. ठीक है. अरोमा, अरोमा का क्या होगा जी? प्लेजेंट फ्रेग्रेंस, प्लेजेंट. जी, क्या फ़र्क होता है फ्रेग्रेंस और अरोमा में? अरोमा कैन बी ऑफ द कुकिंग और यू कैन से इतर. इतर की खुशबू या कुकिंग में कोई चीज़ बनने वाली को अरोमा कहते हैं. लेकिन जो परफ्यूम वगैरह होता है उसके लिए हम, या खुशबू या पाउडर होता है उसके लिए हम फ्रेगरेंस यूज़ करते हैं. जैसे इन्होंने स्मेल वर्ड शायद किसी ने कहा, आपने कहा स्मेल वर्ड यूज़ होता है. इट इज़ अगेन वर्ड दैट कैन बी सिनोनिम ऑफ दीज वर्ड्स, बट इट स्मेल्स गुड, इट स्मेल्स बैड. वो ये होता है कि आप उसको पॉजिटिव में लें या उसको नेगेटिव. बाज़ औक़ात कहते हैं कि इट स्मेल्स गुड, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या पकाया है? इट स्मेल्स गुड, दैट व्हाट हैव यू मेड, क्या बनाया है? इस सेंस में ले सकते हैं, लेकिन इसको इस सेंस में नहीं ले सकते कि ये खुशबू है. इट स्मेल्स बैड, तो ये जो स्मेल वर्ड है इसको आप पॉजिटिव में भी ले जाएं या इसको नेगेटिव में भी. हम इसको सिर्फ नेगेटिव में ले जाते हैं. इट स्मेल्स गुड और बैड तो करो ना. तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बता रही होती हैं कि वोकैबुलरी का पॉजिटिव इस्तेमाल क्या है. मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है. कुछ सवाल ले लेते हैं या कुछ चीज़ों पर डिस्कशन कर देते हैं.